और ये मकबूल साहब, अगर हम देखें कि माशी बहरान तो इस मुल्क में चल रहा है और महंगाई जो है वो अभी, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा चुके हैं कि IMF नाखुश है, तो मेरे ख्याल में उसको खुश करने के लिए मज़ीद चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक बयान सामने, जिसमें उनका कहना है कि बजट पेश होने के बाद जुलाई में इलेक्शन होंगे, और शेख रशीद साहब भी फरमा चुके हैं। तो क्या आपको लगता है सर कि कोई ग्रीन सिग्नल खान साहब को मिल चुका है? देखिए, ये जिन लोगों के कहने के ऊपर इन्होंने हुकूमत पे आए हैं, वो अब तो दुनिया में अब तो ऑब्वियस हो गया हुआ है। अब मुझे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए कि नहीं वो खुद एक मूवी थी और ये हुआ था वो हुआ था। सियासत में हमने बहुत ज्यादा मुनाफिकत कर ली। एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज बुनियादी तौर पे नाम ही मुनाफिकत है। हर बंदे को पता है एस्टैब्लिशमेंट कौन है। ये बिल्कुल ही ऐसी है कि ओरिया मकबूल जान की बजाय मेरा नाम चूंकि मैं अब्बासी लिखता हूँ, तो वो जान अब्बासी साहब जो है वो कहते थे। तो नहीं, बात सीधी खरी बात है कि जो लाए थे वो ये कहते हैं कि अब हम आ गए, हमसे चलती नहीं। वो कहते हैं नहीं, अब ना तुम ऐसा करो कि तुम अब यहाँ बैठो। मुझे अच्छी तरह अपना लतीफा याद आता है, जिस बारे में ड्रामे लिखता था। तो हमारी टीम जियारत में रिकॉर्डिंग करने के लिए गई। तो रिकॉर्डिंग के दरमियान हुआ ये कि वहां पर रात को एक साहब ने खाना किया, रात को 12-1 बजे की जियारत में, ठंड सर्दी का मौसम ये वो। तो एक कोई हीरोइन थी हमारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उसने कहा कि मुझे उन्हें कुछ और खिदमत करूं। बड़ी अच्छी दावत थी। तो दावत के बाद उसने कहा नहीं, मुझे ना इस वक्त ना एक कोई ना बोतल पीने, कोल्ड ड्रिंक पीने को जी चाह रहा है। अब जियारत जैसी जगह कोल्ड ड्रिंक कहाँ से मिलेगी? अच्छा, उस बेचारे ने रातों बंदे दौड़ाए, रात को खुलवाई, दुकान खुलवाई, वहां से वो कोल्ड ड्रिंक निकाली। इतने में आधा पौना घंटा लग गया, तो उसने वो कोक आ गई। तो मोहतरमा ने कहा नहीं, अब तो मेरा जी नहीं कर सकता। तो उसने पिस्तौल निकाल लिया। उसने कहा अब तो तुम पिए। अब तो नहीं, अब पिएगा। कोई रास्ता नहीं है। अब वो मतलब वो कहते अब तुम रहेगा, अब नहीं जाता तुम। तो क्योंकि ये तुम आ तो गया था, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि कोई ना कोई चक्कर चुक्कर चल के कुछ जुलाई वुलाई अगस्त में कोई राजीनामा हो जाए, हम जाएं। क्योंकि जितने दिन रहेंगे उतने दिन उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो खत्म होगी। वो जो मरियम पहले दिन चीखी थी ना, मरियम नवाज, वो कहती थी इस गंद क्यों टोकरे को क्यों उठाए। ओ भाई, आपको किसी ने टेलीफोन किया था? आपको किसी ने घर जाके रोका दिया था कि तशरीफ लाए, इस टोकरे को उठाए? ये आपने टोकरा खुद लिया है। अब इस टोकरे को अब संभाला नहीं जा रहा। वो टोकरे में से जो कुछ भी वो गिरता चला जा रहा है, वो चेहरा जो है वो खराब हो रहा है। ये मसला है। हम पाक चीन दोस्ती का तो हम सबको पता है, लेकिन शहबाज शरीफ से ताल्लुकात हमेशा से बड़े अच्छे रहे और बड़े मुतमईन रहा है चीन। आप किस तरह से देखते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी मौजूदा हुकूमत की, क्या करेंगे वो ये जो $2 अरब देने पर रजामंदी का इजहार किया चीन ने? देखिए, पहली बात यह है कि हुकूमतों के तल्लुकात जो हैं वो लोगों के साथ नहीं होते, और हुकूमतों के तल्लुकात हुकूमतों के साथ होते हैं और अपने मफादात के हिसाब से होते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ साहब जो एग्जाइल में चले गए और चीन ने कहा होगा कि मेरे चूंकि शहबाज शरीफ के साथ तल्लुकात हैं तो मैं बाकियों के साथ तल्लुकात खत्म कर दूं। जिस वक्त ये सारे का सारा मामला CPEC का शुरू हुआ है, और तो उस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एग्जाइल में भेजा हुआ था। मुझे याद अच्छी तरह ग्वादर प्रोजेक्ट था, तो मुशर्रफ साहब ने वहां पर उसका इफ्ताह किया था और वहां जाकर उन्होंने काम शुरू किया था। तो एक बात तो ये बिल्कुल भूल जाएं कि लोगों की जाती तल्लुकात होते हैं। आज वहां coup हो जाए चीन के अंदर या किसी और जगह, तो वो उसके साथ उनके तल्लुकात होते हैं। तो ये खबर मुझे नहीं पता कि $2 अरब उनको देने का कहा है। बेसिकली चीन जो था उसके पैसे पार्क किए थे उसने हमारी क्राइसिस की वजह से। उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान को बेसिकली पाक मनी की जरूरत है। IMF में कर्जा नहीं देता। IMF कहता है कि मेरे इतने पैसे आप अपने अकाउंट में रख लो, ठीक। उस पैसे से हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करते, ना कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह, उसकी बुनियाद के ऊपर हमें दुनिया में जितनी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पेरिस क्लब है, दूसरा क्लब है, वो हमें पैसे देते हैं उधार, क्योंकि उनको एक जमानत मौजूद होती है कि हमारे इतने पैसे वहां मौजूद हैं तो हम वापस ले लेंगे, हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारा पैसा डूबेगा नहीं। तो उस जमानत के तौर पर IMF पैसा रखता है। उसी जमानत के तौर पर चीन ने पैसा रखा था पहले तो रखा था, अभी कुछ उन्होंने वापस ले लिया था, चीन ने भी ले लिया था और सऊदी अरब ने भी ले लिया था। सऊदी अरब वालों ने इनकार कर दिया। वो तो कहते हैं कि IMF से आप एक दफा प्रोग्राम तय करो तो फिर उसके बाद जो है। चीन का जहां तक मुझे अंदाजा है कि शहबाज शरीफ साहब जाना चाह रहे थे,
लेकिन मामला कुछ ज्यादा आगे शायद नहीं बढ़ा था, तो फिर पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत को वहाँ मिलिट्री लेवल पे जाना पड़ा, खासतौर पर बाजवा साहब को जाना पड़ा, और वो भी प्रेसिडेंट जी से तो मुलाकात नहीं हुई। तो या तो ये मामला ऐलान हो जाए चीन की तरफ से और एक एलामिया जारी हो जाए, तब तो हम उस पर को तबसरा भी कर सकते हैं। लेकिन वो $2 अरब आप रखेंगे, क्या आपके मसाइल कम हो जाएंगे? मसाइल ये आप मजीद कर्जा ले सकेंगे, यानी आपको उधार मांगने के लिए आपको एक चेहरा चाहिए, वो चेहरा मिल जाएगा उधार मांगने का। बाकी आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे, ये तो बहुत बड़ा लॉलीपॉप है जो दिया जाए। अच्छा, उधार कहे या इमदाद कहे, हमारा फोकस या मौजूदा हुकूमत का फोकस जो है वो हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, वो IMF हो या चीन हो। अब अगर स्ट्रैटेजी बात की जाए, फॉर एग्जांपल अगर $2 अरब का कर्जा मिल भी जाता है या IMF की शराइत मानकर वहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है? आपको याद होगा इस सास प्रोग्राम के तहत 12,000 देना शुरू किए थे, तो ये तमस्कर उड़ाया करते थे। आज आपने आजकल वो क्लिप देखा है मरियम औरंगजेब का, इसमें वो कहती है पूरे 2,000 देगी हुकूमत तमाम लोगों को, उनकी 40,000 से कम पे है। और ये किस तरह की, मतलब क्या स्ट्रैटेजी लॉन्च करना चाह रहे हैं, क्या लोगों को देना चाह रहे हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो उनको समझ नहीं आ रही को क्या। शहबाज शरीफ साहब के साथ मैंने 7 साल तकरीबन काम किया है। मैं पंजाब गवर्नमेंट में प्रोविंशियल सेक्रेटरी था, और बात है प्रोविंशियल सेक्रेटरी के लेवल पे आपको अंदाजा हो जाता है कि किस किस्म का बंदा काम कर सकता है। शहबाज शरीफ साहब को प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तजर्बा था, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसे होती है कि जैसे वालिद साहब ने कुछ पैसे दिए, आपने खर्च कर दी। फेडरल गवर्नमेंट से पैसे आए, आके आपने ऑरेंज ट्रेन बना दी, आपने मेट्रो लगा दी, आपने ये कर दिया, सारे पैसे तो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठे करके आपको देती है। यहाँ क्या आपको थोड़ी बहुत आपका टैक्स होता है, जो आप एक्साइज का टैक्स ले लिया या आपने प्रॉपर्टी टैक्स ले लिया, बाकी तो सुबह कुछ नहीं करते। पैसे अब्बा जी ने दिए, खर्च कर लिए, खर्च करना उनको आता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में जाकर उनको पता चला हो पैसे आएंगे किधर से? वो तो बड़ा काम है, अब्बा जी ने कमाना है, अब्बा जी ने लेके आने। अब पाकिस्तान में जो उन्होंने बजट दिया है, ये को 9,000 अरब रुपए का बजट है, उसमें से 5,000 अरब जो है वो ना बजट है ही नहीं, वो डेफिसिट है। डेफिसिट ये होता है कि ये जो एक ऐनक है ना जी, इसकी कीमत 5 रुपए है। हम पाकिस्तान का नोट है, उस पर लिखा होता है कि ये 5,000 रुपए इंदु तलब को मुतालबे पर अदा करेगा, यानी इस 5,000 के बराबर सोना मौजूद होना चाहिए, चांदी मौजूद होनी चाहिए, गंदम मौजूद होनी चाहिए, चावल मौजूद होने, जो भी ये मांगेगा मौजूद होना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि आपके पास 4,500 अरब की चीजें मौजूद हैं मार्केट के अंदर, दुकान के अंदर, आपने 9,000 अरब नोट छाप लिए हुए। अब जब खुद सोचे ना कि जब मार्केट के अंदर दुकान में चीजें 5 लाख की होंगी, मार्केट में नोट 10 लाख के होंगे, तो वो एक 100 रुपए की चीज 200 रुपए की हो जाएगी। खुद आम सी साइंस है, जब पैसे जितने भी ज्यादा होंगे, ये तो नहीं होगा कि दुकानदार जो है वो उसके कोई आसमान से कोई चीजें उतर रही हैं, वो दुकान बढ़ती जाएगी बराबर। तो एक तो यह है कि पहली दफा पैसे आए नहीं, हमने 5,000 अरब का डेफिसिट करके नोट छापा है। अब वो नोट छापेंगे तो मामला पेट्रोल से इतना नहीं है मामला उसके बढ़ने का, अपना बहुत बात इंटरनेशनल इतना नहीं, 2 चीजों से कीमतें बढ़ती हैं। देखें, एक बात याद रखें, और जो हम आसान करके समझाता हूँ, एक छपती बढ़ती है जब आप नोट ज्यादा छाप देते हैं जेब के अंदर, नोटों की बोरियां बढ़ जाती हैं, खुराक की बोरियां कम हो जाती हैं। दूसरा, आप उस वक्त बढ़ते हैं आपकी कि जब आप उसको कंट्रोल नहीं करते। मतलब आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर 100 रुपए का प्याज जो है वो एक जिम्मेदार से खरीदता है एक बंदा, और उसको उठा के मार्केट में लेके आता है, मार्केट में आके वो 150 रुपए का बेचता है, और दुकानदार तक आते आते वो 250 रुपए का हो जाता है। तो इन बिटवीन ये जो 150 रुपए का फर्क है ना, इसको कंट्रोल करती है इंतजामिया। आज भी आप देख लें कि सब्जी आप जाके मेरे साथ जाके किसी भी जगह आप ओकाड़ा में किसी खेत से खरीद लें या बाकी जगह से खरीद लें, आपको सब्जी जो है वो कम से कम आधी से भी ज्यादा कम कीमत पे वहां मिलेगी। ये बीज का जो कंट्रोल है ना, ये करती है डिप्टी कमिश्नर करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन करती है, आप करते हैं, मार्केटिंग कमेटियां करते हैं। वो कंट्रोल खत्म हो चुका हुआ है गुज़श्ता तकरीबन 15-20 साल से। देखिए, जो बंदा डिफेंस में बैठा हुआ है ना जी, एक छोटा सा रेडी लगा के और सौदा लेके आता है, वो अपना उधर से चुंगी अमर सद्दू से लाहौर की, तो बीच में उसको एक सेब पर उसका 3 रुपए का किराया पड़ता हो, लेकिन वो करता यह है कि 30 रुपए ज्यादा लगाता है, क्योंकि वो डिफेंस में बैठा हुआ है। तो ये है असल बेसिकली फिनोमेना। इसके हमेशा हुकूमतें जो हैं वो यही करती हैं कि वो बुनियादी तौर पर उसको अपना कंट्रोल नहीं बताते। वो आर्मी महंगी होगी, फलां महंगी, ओ भाई आर्मी महंगी होती है, इतना फर्क नहीं डालते वो लोग कभी।
जी जी।